ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। आरएसएस ने और बीजेपी ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है, सबसे पहले यह समझना है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। खड़गे जी ने कहा जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खड़गे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। थैंक यू। आशीष सिंह। राहुल जी, लास्ट टाइम पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल जी आपने मुझे याद है कहा था, यू वर कन्विंस्ड दैट टाइम कि मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी का वक्त खत्म हो गया है। ऐसा हुआ नहीं, होता है राजनीति में। इस दफा नरेंद्र मोदी को आप
कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती मानते हैं सर 2024 के चुनाव में? देखिए, 2019 में ये शुरू हुआ, आज ये एक तरह पीक पे पहुंच गया है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। तो जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच। क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं के सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरा फेस टाइम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है, और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। थैंक यू। आखिरी सवाल कुमार विक्रांत सिंह। राहुल जी, 2009 में आपको भी याद होगा, उस वक्त मैनिफेस्टो में 2 तस्वीरें थी, मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी की। पूछा गया था पीएम कैंडिडेट कौन होगा, सोनिया जी ने अपनी तस्वीर छुपा ली थी। आज 2 तस्वीरें हैं, राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की। कोई तस्वीर छुपाएंगे, कोई दिखाएंगे? नहीं, ये आप बड़े डिस्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछते हो। देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। थैंक यू। धन्यवाद। अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले श्री केसी वेणुगोपाल कल के कार्यक्रम के विषय में आपसे 2 शब्द कहेंगे। Hey friends, today we are already released the brother, he wants South media chance. इन्हें माइक दीजिए, जो साउथ इंडिया से हमारे जो साथी हैं, और ये आखिरी सवाल होगा। चिक Vanakkam. South India's mic is not on, brother. But you have a very strong voice. You can speak without the mic. Sir, Vanakkam. Vanakkam. Venkatraman from Dinamalar from Tamil Nadu. Advance congratulations to the Congress party, which is due to this serious campaign by the DMK party and Congress leaders. You are going to get 10 out of 10 seats from Tamil Nadu in the forthcoming parliament election. Do you think the same trend will you expect from the across the country? Well, you know, I'm not a soothsayer. Unlike many political commentators, I can't predict the future. But what I'm confident of is that this is a much closer election than is being propagated by the media. It is a close election, and we are going to fight an excellent election, and we are going to win the election. Thank you. Please do remember one thing. Please do remember that there was a similar feeling being generated by the press when Mr. Vajpayee was Prime Minister. There was the India Shining campaign. So we have a similar
idea being propagated, India shining with 2-3 new dimensions, international dimension, all sorts of new dimensions, full support by the monopolists in the country. But do remember what happened to the India Shining campaign, and do remember who won that campaign. Thank you. Dear friends, today already we released the Congress Manifesto of 2024. Tomorrow, in 2 places, we are launching the manifesto with huge rallies. One is in Jaipur. Tomorrow morning, the manifesto launching will take place in Jaipur. And second rally of launching the manifesto will take place in Telangana, Hyderabad in the evening. There were 2 programs tomorrow. One is in Rajasthan, one is in Telangana for launching the manifesto. I once again thanking all of you for participating in this event. थैंक यू वेणुगोपाल जी। अब सेवा दल के साथियों से आग्रह है कि वो राष्ट्रगान शुरू करें। तो मित्रों, आज कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र को बनाने में चिदम्बरम साहब की बड़ी भूमिका थी, जो पहले गृह मंत्री रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तमिलनाडु से आते हैं। घोषणा पत्र को जारी करते समय कांग्रेस के कई बड़े नेता उपस्थित थे। सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, संचालित कर रहे थे। कांग्रेस ने मुख्यतः उनका ये कहना है कि ये घोषणा पत्र हमने जनता से जो फीडबैक मिला देश में, उसके आधार पर बनाया है और उन्होंने अपनी 5 जो बहुचर्चित गारंटी है, न्याय की गारंटी, वो उसका उन्होंने वादा दोहराया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कही कि जो मनी लॉन्ड्रिंग में संदेहास्पद डील हुई है, लेन देन हुआ है, उसकी जांच कराई जाएगी अगर वो सत्ता में आते हैं तो। दूसरा, राहुल गांधी का कहना है कि ये जो चुनाव है, ये मुख्यतः लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि ये सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल रही है और अगर तीसरी बार प्रचंड बहुमत मिला तो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल करके और उसका जो मूल लोकतांत्रिक ढांचा है, जो इस पे समता, समानता, न्याय और बंधुत्व, ये मूल मंत्र हैं, उसको बदल दिया जाएगा। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और दूसरे माध्यमों से मोदी सरकार ने जो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग है, जो यानी राजनीतिक दलों को अपने काम के लिए चंदा जो मिलता है, उसको एक तरह से उस पर अपनी मोनोपोली बना ली है और उसके अलावा कांग्रेस का बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया है। तो देश की ये मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब 2 दर्जन और दलों के साथ गठबंधन किया हुआ है देश में चुनाव का। कुल 27 दल हैं। आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी घोषणा पत्र जारी करने के लिए इंडिया गठबंधन का।
ये सवाल भी पूछा गया कि भाई अगर पार्टी या गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन होगा। इस सवाल का पुराना जवाब दिया राहुल गांधी ने कि गठबंधन अगर जीत होती है तो गठबंधन इसका फैसला बाद में करेगा। कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो कहा गया वहां आप अपनी टिप्पणी, अपनी कमेंट हमारे YouTube चैनल पर जाकर के दर्ज कर सकते हैं। और आपसे कुछ ही देर बाद हमारे कुलीग देवकी नंदन मिश्रा मेरठ संसदीय क्षेत्र के बारे में एक रिपोर्ट पेश करेंगे, जहां से रामायण सीरियल के किरदार अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।